नमस्कार। एशा यंग आइस में आप सभी लोगों का स्वागत। आज से हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स। जैसे कि आज हमारा पेपर है 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश मीडियम का मराठी लैंग्वेज का पेपर। ये पेपर कंपलसरी होता है। इसमें आपको 80 मार्क्स होते हैं। 3 घंटे का समय आपके पास होता है। सच में देखा जाए तो 80 मार्क्स के लिए 3 आवर्स ये बहुत बड़ा समय आपके पास होता है। इसे आप सही तरीके से यूटिलाइज करें तो आपको पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। वही हमें जानना है कि ये पेपर की पढ़ाई हमें करनी कैसी है। ओके, सो पहले हमें कुछ सूचनाएं उन्होंने दी होती है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई सूचना है, सूचनेनुसार आकलन कृती व व्याकरण यामधील आकृत्या काढाव्या। अभी यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको कुछ चीजें समझने के लिए या ग्रामर को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ डायग्राम्स बनाने होंगे। वह आप बना सकते हैं, वह आप पेन से बनाएं। इसके साथ ही उन्होंने बोला है की उपयोजित लेखनातील प्रश्नांसाठी आकृतीची आवश्यकता नहीं, जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हो, कुछ चीजें बताई गई हो, उसमें कुछ डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, तसेच ते प्रश्न लिहून घेऊन नये। वैसे ही वो क्वेश्चंस आपको आपके आंसर पेपर में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। इससे आपका समय बर्बाद हो सकता है। इसीलिए उन्होंने वो हमें सूचना दी है कि वो क्वेश्चंस लिखने में आप आपका समय बर्बाद मत कीजिए। उसके साथ ही बताया उन्होंने स्वच्छता, नीटनेटकेपणा व लेखन नियमानुसार लेखन याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे। जैसे कि हम जो चीज लिख रहे हैं, ओके, उसमें कोई भी आपको एक आध वर्ड आपका गलत हो गया तो उसे सही तरीके से मिटाने का भी एक तरीका होता है। उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी, वो चीज़ें कैसे बनानी है। आपको ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करनी है। वो मिस्टेक्स आप करते हो तो उसे एक सही तरीके से आप मिटाए। जैसे कि एक सिंपल लाइन दे के भी आप वो जो वर्ड था वो इरेज कर सकते हैं। वो ज़बरदस्ती आप उसको डार्क ब्लैक मत कीजिए। ओके, नीटनेटकेपणा, लेखन नियमानुसार लेखन मतलब आपको राइटिंग स्किल्स और राइटिंग रूल्स होते हैं, उसके दायरे में रह के ही आपको जो चीज़ें लिखनी है उस पर आपको गौर करना है। ठीक है, हम अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो मराठी का पेपर है उसके लिए आपका मराठी भी उतना ही स्ट्रांग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपकी वोकैबुलरी बहुत मैटर करती है। इसके लिए आप डेली जो न्यूज़पेपर होता है उसमें आप हेडलाइन भी पढ़ लेंगे तो भी अभी आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक या चैप्टर बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने सेक्शन दिया है कि विभाग 1 गद्य। इसमें आपको जो टेक्स्ट आपकी टेक्स्ट बुक्स में दिए गए हैं उनके ऊपर ही सवाल आएंगे। यहाँ पे कोई अननोन सोर्सेज से भी आपको पैराग्राफ आ सकते हैं। ओके, तो ये सॉल्व करते वक्त आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको सबसे पहले पैसेज पढ़ना है, वो भी बारीकाई से पैसेज पढ़ना है। और छोटी छोटी चीज़ें जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद ही आप क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ओके, इसके बाद आप क्वेश्चंस, ओके, तो अभी यहाँ पे कुछ सवाल उन्होंने दिए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया आपको, पुढील उताराच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आपको जो पैराग्राफ दिया है उसके दायरे में रह के ही आपको सूचनाओं का पालन करके कुछ एक्शंस लेनी है। ओके, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि चौकट पूर्ण करा।
मतलब यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं वो आपको सही वर्ड्स वहाँ पे फिट करके वो आपको लिखने हैं। ओके, बाद में उन्होंने सेकंड सवाल में पूछा है कारण लिहा। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, लेखकाने फटाके उडवले नाही कारण, यहाँ पे आपको सही कारण उसको देना है। ओके, ये चीज आपको बार बार ध्यान में रखनी है। शारीरिक श्रमांना प्रतिष्ठा मिळावी म्हणून महात्मा गांधीजींनी चरखा हे त्यांचे प्रतीक मान। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में दो चीजें आई है, वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, वो आपको शायद उसके ऊपर सवाल भी आ सकते हैं। ओके, ये चीजें आपको बारीकाई से ध्यान में रखनी होती है। जब आप पैसेज पढ़ रहे होते हैं तो आपको बहुत चौकन्ना रहना होता है। ओके, बाद में देखिए वहां पे उन्होंने प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे लिहा, तो यहाँ पे आपको एक सिंगल सेंटेंस में आंसर्स देने हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 1 मार्क के लिए एक सवाल है, ऐसे 2 सवाल उन्होंने पूछे हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा है व्याकरण के बारे में, कि यही पैसेज में दिए गए सेंटेंस को लेके उन्होंने आपको व्याकरण चलाने के लिए या व्याकरण में से कुछ चीजें आपको पूछी गई है, जैसे कि शब्दांची जात। ओके, यहाँ पे आपने जब व्याकरण पढ़ा होगा तो आपको पता होगा की शब्दांच्या एकूण 8 जाती आहेत, त्यापैकी काही जातींविषयी तुम्हाला प्रश्न विचारलेला है। ओके, सो आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि और कैसे कैसे सवाल आपको पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे फिर से आपको एक सेकंड पैरा दिया है, फिर से वही आपको सूचना दी गई है की पुढील उताराच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। कुछ घटनाएं डिस्कस की है और उसके परिणाम क्या होने वाले, ऐसे भी सवाल पूछे गए। अभी ये जो घटना है और परिणाम है, इसके आंसर्स आपको यही पैसेज में मिलने वाले हैं। तो आपको फिर से एक बार मैं दोहराऊंगी कि आपको जो पैसेज है वो आपको बारीकाई से चौकन्ना रह के पढ़ना है। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे उन्होंने व्याकरण के बारे में और काते लिया, मतलब यहाँ पे फिर से रीजन, ओके, कारण, ये इसके आंसर्स भी आपको पैराग्राफ में मिलने वाले हैं। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछी गई है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। इन सारे अगेन वो बार बार लिख रहे हैं, रिकाम्या चौकटीत उतार्यातील योग्य शब्द शोधून लिहा। मतलब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो आंसर होगा वो आपको पैसेज में ही मिलेगा। ओके, खुद से आपको कोई भी आंसर्स नहीं लिखने हैं, ये चीजें आपको बार बार ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, यहाँ पे आपको उन्होंने जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको पूछा है पद्य। पद्य मीन्स कविताएं। ओके, इंग्लिश में बताना चाहे तो पोएम्स। इसके ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे अलग अलग और उसके आपको सही आंसर्स देने होते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी होती है, पोएम दिखती बहुत छोटी है मगर उसका जो मीनिंग होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब आप कोई भी कविता पढ़ रहे होते हैं तो आपको उसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो अंडरलाइन करने हैं और उसका मीनिंग आपको वही ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो उन्होंने 2-3 सवाल पूछे कविता के ऊपर, जैसे कि अभी हम लोग ने देखा कि कविता के ऊपर कैसे सवाल उन्होंने पूछे हैं। देखो यहाँ पे मैच द पेयर करके आपको एक सवाल पूछा है, निरसला क्षीण सोनियाचा दिवस जीवा सुख संत घरी येणे। ऐसे ग्रुप ए में आपको चीजें बताई गई है और ग्रुप बी में उसके ही इसके आंसर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आज जी सोनियाचा दिवस, दृष्टी देखिले संतास, जीवा सुख झाले माझे माहेर भेट,
अवघा निरसला क्षीण देखता संत चरण, आजी दिवाळी दसरा सेना म्हणे आले घरा. आता याच्यामध्ये आजी सोनियाचा दिवस. आज कसला दिवस आहे? सोनियाचा. का? दृष्टी देखील संतास. मी दृष्टी मीन्स आखे. ओके, डोळ्याने बघितलंय कुणाला? संतांना. म्हणजे आज सोन्याचा दिवस आहे. का? कारण मी माझ्या डोळ्यांनी संतांना पाहिलंय. सो वहां पे आपका आंसर मिल गया, सोनियाचा दिवस. क्यों? दृष्टि देखील संतास. अभी यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, संत दर्शन, संत चरण दर्शन. तो यहाँ पे चरण के बारे में कुछ बोला था क्या? नहीं. तो एक चीज ध्यान रखनी होती है, जब आपको कोई भी पद्य दिया जाता है तो आपको बड़ी बारीकाई से उसे गौर करना होता है. जो चीज दी गई है उसी में ही आंसर्स होंगे. ओके, वहां आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना. ओके, देखिए सोनियाचा दिवस, तो संत दर्शन हुआ इसीलिए सोन्याचा दिवस है. देखो, निरसला क्षीण, जीवा सुख झाले माझे माहेर भेटले. माझ्या जीवाला सुख मिळाले. का? कारण माझं माहेर मला भेटलं. आता माहेर म्हणजे काय? तर मुलगी जेव्हा लग्न होऊन सासरी जाते, म्हणजे ती तिच्या आई वडिलांचं घर कायमचं सोडून सासरी जाते तिच्या नवऱ्याच्या घरी. आणि काही काळानंतर ती जेव्हा पुन्हा माहेरी येते तेव्हा तिच्या जीवाला जे सुख लाभतं, जो आनंद होतो, तसं तिला कोणाला बघितल्यावर वाटतोय? संतांना बघितल्यावर वाटतोय. ओके, जीवा सुख झाले माझे माहेर भेटले. ओके, सो पुढे बघा, अवघा निरसला क्षीण देखता संत चरण. जो काही मला माझ्या राहट गाडग्यातून जो काही मला क्षीण आलाय, जी काही मी थकले आहे, तो सगळा माझा थकवा दूर झाला. कशाने? तर मला फक्त संतांची चरण बघायला मिळाले. चरण म्हणजे पाय. ओके, जेव्हा मला संतांचे चरण पाय बघायला मिळाले तेव्हा मला आलेला सगळा थकवा क्षीण निघून गेलाय. आजी दिवाळी दसरा सेना म्हणे आले घरा. आजी दिवाळी दसरा सेना म्हणे आले घरा. आज दिवाळी दसरा असल्यासारखं वाटतोय. सेना म्हणजे सेना महाराज आहे. संत सेना महाराज आले घर. म्हणजे हे सगळं वर्णन आहे ते कोणाचं आहे? संत सेना महाराजांचं आहे. ते जेव्हा आपल्या डोळ्यांना दिसले तेव्हा आज आपल्याला सोन्याचा दिवस असल्यासारखं वाटलं. जेव्हा आपण त्यांना भेटलो तेव्हा जीवाला सुख मिळालं आणि आपण माहेराला भेटलो, माहेरात आलो असं वाटू लागलं. अवघा निरसला क्षीण, सगळा क्षीण निघून गेलाय. नुसतं संत चरण म्हणजे संतांचे पाय पाहिले आणि सगळा क्षीण कुठल्या कुठे पळून गेलाय. की आज दिवाळी दसरा असल्यासारखं वाटू लागलंय. कारण का? तर सेना नावाचे संत हे आपल्या घरी आलेले आहेत. ओके, सो असा त्या कवितेचा मतितार्थ आहे. सो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है. ओके, देखो यहाँ पे और सवाल उन्होंने पूछे ये पद्य के ऊपर. अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया. ये 4 लाइनें जो दी है उसका मीनिंग मराठी में क्या होता है, तो आपको ये समझने के लिए आसान हो जाएगा और आपको बाकी सवाल जो है वो ज़्यादा करके आसान लगेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे फिर से उन्होंने और एक पद्य दिया है. जैसे कि आपको ध्यान में आया होगा, पहला सेक्शन था गद्य, उसमें 2 आपको पैसेजेस दिए थे. दूसरा सेक्शन है पद्य, उसमें आपको 2 पद्य यानी कि कविताएं दी गई है. ओके, सो यहाँ पे तीसरा पार्ट है स्थूल वाचन. यहाँ पे आपको जो आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें स्थूल वाचन नाम पे कुछ टॉपिक्स या कुछ पाठ्य दिए होते हैं. उसके ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे, वो आपको यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं. ओके, उसके बाद है 4th सेक्शन, दैट इज ग्रामर.
उसमें व्याकरण के बारे में आपको सवाल पूछे गए। मराठी व्याकरण और हिंदी व्याकरण ये बहुत ही सिमिलर होता है। सो आप जब देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें छोड़ के बाकी सारी चीज़ें व्याकरण में सिमिलर होती है। ओके, तो दोनों आपको, जब आपने हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़ा है तो आपको मराठी व्याकरण समझने में आसानी होगी। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग जैसे कि समाज, समास, वाक्य परिवर्तन, शब्द संपत्ति, विराम चिन्ह, लेखन नियमों के अनुसार लेखन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी गई है। ये सब व्याकरण के पार्ट्स है। जब हम डिटेल में देखेंगे तो हम एक एक चीज़ों को डिस्कस करें। उसके बाद है पांचवा विभाग, जैसे कि पार्ट 5 उपयोजित लेखन। इसमें आपको खुद से कुछ चीज़ें लिखनी होती है, जैसे कि पत्र लेखन है, कथा लेखन है, गद्य को समझना है और उसके ऊपर आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे और वो सवालों का आपको सही आंसर्स देने हैं। अगेन मैं दोहराऊंगी कि पैसेज में दिए गए सवालों के आंसर्स आपको पैसेज में ही मिलेंगे। ओके, देखो यहाँ पे पत्र लेखन में एक सवाल पूछा है उन्होंने, पुढील बातमी वाचून दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। वहाँ पे दैनिक वृत्तपत्र के बारे में बताया गया कि आपको एक पत्र लिखना है। जैसे कि आप ये मायना पढ़ोगे, देन यू रियलाइज कि किसने किसको ये पत्र लिखना है। ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग में ना जाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक अगेन सवाल पूछा है, कथा लेखन। यहाँ पे आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। कथा मतलब क्या? स्टोरी। अभी ये स्टोरी में उन्होंने कुछ चीजें दी गई। क्या दी है हम देखते हैं। पुढील शब्द गुंफून एक छानशी कथा तयार करा आणि कथेला शीर्षक द्या। शीर्षक म्हणजे टाइटल। ओके, शीर्षक क्या होता है? टाइटल। ओके, आपने जो कोई भी स्टोरी बनाई है उसको आपको एक टाइटल देना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको 4 उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, घर, श्रीमंती, मैत्री, मदद। इन सारे वर्ड्स का आपको आपकी जो स्टोरी है उसमें आपको यूज करना होता है और बाद में वो जो कथा आपने लिखी है उसका आपको एक शीर्षक देना होता है। ये उसके बाद गद्य आकलन, अगेन ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ पे सवाल पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको देने होते हैं। उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा है संवाद लेखन। यहाँ पे 2 लोगों के बीच में जो डायलॉग्स होने वाले हैं वो आपको लिखने हैं और वो 2 लोगों के बीच में कौन सी टॉपिक पे संवाद होंगे उसके डिटेल्स उन्होंने दिए। जैसे कि त्वरा करा, उन्हाळ्यात मौज मस्तीची लयलूट, निसर्ग वेध संस्थेतर्फे सागर दर्शन, मोजक्या जागा शिल्लक, फक्त 2000 रुपये, वेळ सकाळी 9 ते 5, संपर्क नोंदणी ऑफिस निसर्ग वेध। आता हे सगळे मुद्दे जे आहेत ते वाचून तुम्हाला तुमचा वर्ग मित्र किंवा वर्ग मैत्रीण, तुम्हारे कोई क्लास फ्रेंड्स रहेंगे तो उनके साथ आप कुछ डायलॉग बना सकते हैं। जैसे कि आपको छुट्टियां चालू हो गई है और अभी आपको वेकेशंस चल रहे हैं, क्योंकि समर वेकेशन, तो आपको समर वेकेशन में जो छुट्टियां है उसमें आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सागर दर्शन नाम का एक टूरिस्ट है या कोई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नाम बताए निसर्ग वेद। वो आपको सागर दर्शन मतलब जहाँ पे समुंदर है वहाँ पे आपको घुमाने लेके जाने वाले हैं। तो उन्होंने आपको टाइमिंग बताया कि हम आपको लेके जाएंगे मॉर्निंग 9 to 5 o'clock। यहाँ पे लिमिटेड सीट्स है, जैसे कि वहाँ बताया गया मोजक्या जागा शिल्लक मतलब लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल से बताया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने फीस बताई है 2000 रुपये आपको पे करने हैं इस चीज़ के लिए और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है उनके ऑफिस में, जिसका ऑफिस का नाम है निसर्ग वेद। ये चीज़ें अभी आप
आपके दोस्तों के साथ, जैसे कि आप श्याम और राम दो दोस्त हैं, उनको ये चीज पता चली, तो उनमें डायलॉग क्या होगा? श्याम रामला सांगतो की आता आपल्याला उन्हाळ्याची सुट्टी सुरू झाली, की आता आपल्याला मौज मजा केली पाहिजे, खूप उकाडा वाढलाय, कुठेतरी समुद्र किनारी फिरायला गेलं पाहिजे, म्हणजे छान आपल्याला पाण्याचा आस्वाद घेता येईल आणि उन्हाळ्याची जी काहिली झाली आहे ती आपल्याला कमी करता येईल. सो त्या दोघांमध्ये चर्चा सुरू झाली. श्याम रामला म्हणतो, राम, आज मी वर्तमानपत्रामध्ये एक बातमी वाचली आणि त्या बातमीमध्ये जे काही वर्णन आहे ते पाहून मला असं वाटतं की आपण तिथे जायला हवं. त्यावरती राम म्हणतो की कोणत्या वर्तमानपत्रात वाचलीस? श्याम म्हणतो, मी लोकसत्ता या वर्तमानपत्रामध्ये बातमी वाचली. ओके. राम म्हणतो, ओके, त्यात अजून काय लिहिलं होतं? ओके. श्याम म्हणतो, त्यात त्यांनी लिहिलंय की ते सागर दर्शनसाठी घेऊन जाणार आहे. निसर्गवेध नावाची संस्था आहे, ती आपल्याला सकाळी 9 ते 5 पर्यंत फिरायला घेऊन जाणार आहे. त्याचे प्रतिव्यक्ती चार्जेस आहेत 2000 रुपये. अरे बापरे, 2000 जास्त वाटतात ना? असं राम श्यामला म्हणाला. अशा प्रकारे संवाद लेखन तुम्हाला करायचं आहे. हे मी एक उदाहरण दिलं, तुम्ही अजून छान प्रकारे हा संवाद लेखन करू शकता. त्यानंतर तुम्हाला सांगितलंय जाहिरात लेखन. यामध्ये तुम्हाला त्यांनी काही पॉइंट्स दिलेले आहेत. कूल कूल, ठंडा ठंडा, आईस्क्रीम पार्लर, आस्वाद, माफक दर, दरपत्र, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी तुम्हाला वापरून एक जाहिरातीचं लेखन करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला प्रश्न आहे सारांश लेखन. यहाँ पे आपको प्रेस राइटिंग करनी होती है, मतलब एक पैराग्राफ दिया होता है, उसको आपको 1/3 बनाना होता है. वो पैसेज के जो क्रक्स है उनको आप इकट्ठा करके वो पैसेज जितने वर्ड्स में दिया है उन वर्ड्स को डिवाइड बाय 3 बनाने के बाद जितने वर्ड्स बचते हैं उतने वर्ड्स में आपको वो पैरा लिखना होता. ओके. उसके बाद ये लास्ट टॉपिक उन्होंने दिया है आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए. पुढील लेखन प्रकारापैकी कोणतीही एक कृती सोडवा. यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से एक आपको सॉल्व करना है. यहाँ पे उन्होंने आपको वर्ड लिमिट्स दिए गए हैं. देखो यहाँ पे बताया गया है शब्द मर्यादा 80 से 100, 80 to 100. यहाँ पे आपको जो चीज़ आप लिखोगे वो आपको इन वर्ड्स के लिमिट्स में ही, शब्दों के दायरे में रह के ही लिखने हैं. यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मगर एक चीज़ ध्यान में रखनी है. यहाँ पे उन्होंने कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं, ये पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ही आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है. देखो यहाँ पे आपको 3rd टॉपिक में बताया गया आत्मकथन करना है. पुढील घटकाचे आत्मकथन लिहा. सैनिक, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ आपको सैनिक बताया है, तो आप उसमें आप इमेजिनेशन आपका यूज करके कुछ पॉइंट्स बना के, ये जो आपको खाली ब्रैकेट दिया गया है वो आपको पॉइंट्स लिखने के लिए दिया है. तो यहाँ पे आप आपकी क्रिएटिविटी यूज करके पॉइंट्स बना के वो सैनिक का आत्मकथन लिख सकते हैं. अभी आपको एक चीज़ मैं बताऊंगी कि जब आप मराठी का पेपर सॉल्व करते हो तो आपको काना, मात्रा, वेलांटी, उकार, इन सब चीज़ों पे बहुत बारीकाई से ध्यान देना होता है, क्योंकि बच्चों को बाय हार्ट चीज़ें बच्चे बहुत जल्दी कर जाते हैं, मगर जब लिखने का टाइम आता है तब बहुत सारी मिस्टेक्स वो कर लेते हैं. तो आपको उसके लिए करना है कि रोज 5-5 मराठी के टेक्स्ट बुक से 5-5 लाइंस आप देख के मगर बड़ी आवाज में बोल के आप लिख सकते हैं. ओके, इसका आपको बहुत ही फायदा होगा. ओके, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन जो कि हम लोग ने किया इंग्रजी 10th स्टैंडर्ड का जो मराठी कंपलसरी पेपर था उसके ऊपर. ऐसे और भी वीडियोस हमारे होंगे. आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा
तो आप इसे लाइक करें और हमारा चैनल है एशा यंग आईएएस, उसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी मिलने ही वाली है और बहुत सारे टिप्स आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलाने के लिए हम यहाँ से आपको देने वाले। तब तक के लिए धन्यवाद।